अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुबैर सलीम और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स अंडर डेफरल मेथड। पिछली वीडियो में हमने बात की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो अंडर डेफरल मेथड्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर एन एनपीओ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। सो सबसे पहले गाइस हमारे सामने कुछ ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी के ओपनिंग बैलेंसेस क्या हैं। द कंपोजिशन ऑफ फंड बैलेंसेस इज एज फॉलोज। सबसे पहले फंड फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशंस। इसका मतलब है एक्सटर्नल इन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस आपको पता है दो तरह की हो सकती हैं, या तो रिस्ट्रिक्शन इंडोमेंट की फॉर्म में। इंडोमेंट मतलब आपने एक सरप्लस एक प्रिंसिपल अमाउंट को मेंटेन रखना है, और या फिर कुछ अदर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या रिलेटेड टू एसेट्स। आगे क्या कह रहा है वो, दैट रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूटेड बी मेंटेन परमानेंटली। जो रिसोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो आपने परमानेंटली अपने पास मेंटेन करना है, परमानेंटली मेंटेन करना है, और यही होता है इंडोमेंट फंड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंडोमेंट फंड का बैलेंस अवेलेबल है। तो हमारे पास जो बैलेंस गिवन है वो इंडोमेंट फंड का बैलेंस, दिस इज इंडोमेंट फंड बैलेंस। ओके सर, तो इंडोमेंट फंड आ गया हमारे पास। अब इंडोमेंट फंड से रिलेटेड जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो भी इधर आना है। और अगर इन इन्वेस्टमेंट्स, ये जो पैसा इन्वेस्ट जहाँ पे भी हुआ है, अगर वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट इनकम्स आ रही हैं और उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो भी प्रिंसिपल में ऐड होना चाहिए एंड यू हैव टू मेंटेन दैट अमाउंट एज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एज वेल, तो वो भी इधर ही आना है। ओके, आगे क्या है गाइस, फंड फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये भी एक एक्सटर्नल इंडिकेशन, एक्सटर्नल इम्पोज्ड ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड है। ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर के लिए मेंटेन्ड है। तो इस तरह का जो मेंटेन्ड फंड होगा वो भी एक्सटर्नली इम्पोज्ड है, इसका भी एक हेड बनेगा नेट एसेट्स में। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर अगर इन में कोई कंट्रीब्यूशन आया तो वो इधर आना है, और अगर कोई इस तरह से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ तो वो भी इधर ही आना है। इससे रिलेटेड कि ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंड्स इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, अगर कोई एक्सपेंस इसमें से हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस इधर हैं, फंड इधर मेंटेन हो रहा है, तो अगर इसमें से कोई एक्सपेंस हो रहा है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, तो वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके नहीं जाने आपने, वो इसी फंड में आने हैं। सो कॉन्ट्रीब्यूशंस इधर आने हैं, फिर अगर इससे रिलेटेड कोई इनकम्स हैं तो वो भी इधर आएंगी, बट इनकम को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है वो क्यों है। और अगर कोई एक्सपेंसेस हैं आउट ऑफ दीज फंड्स तो वो भी इधर आएंगे, और ऑब्वियसली आपके जो फंड्स हैं उसको रिड्यूस कर देंगे। Then we have fund for acquiring franchise in a popular league, internally imposed stipulation है, internally imposed आपके पास एक फंड है, जिस जस्ट लाइक अदर रिजर्व्स हैं, ये जनरल रिजर्व्स, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, यहाँ पे एसेट बाइंग रिजर्व है, यानी एक आपने फ्रेंचाइज लीग ख़रीदनी है, कोई फ्रेंचाइज ख़रीदनी है ना पॉपुलर लीग। देन वी हैव फंड फॉर जनरल ऑपरेशंस नो रिस्ट्रिक्शन, यानी जनरल फंड्स भी गिवन है हमारे पास। तो ये सारे के सारे हमारे हेड्स हैं जो कि नेट एसेट्स में बनने चाहिए अलॉन्ग विद द टोटल कॉलम। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सबको ओपनिंग बैलेंसेस बना के लिखने वाले हैं। ये हेडिंग्स मैंने टू सेव टाइम पहले ही बना ली थी। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि कौन कौन से बैलेंसेस कहाँ कहाँ आने हैं। सो वी हैव ओपनिंग बैलेंसेस गाइस, हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे यहाँ पे। ये अगर कोई डेट हो तो आप लिख सकते हैं बैलेंस एट पर्टिकुलर डेट, तो यहाँ पे मैंने डेट्स मेंशन नहीं की, तो ओपनिंग बैलेंस आप लोगों के पास आ जाएगा। जी सर, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का है 1547, तो 1547 अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का बैलेंस है। ओके, देन गाइज वी हैव आपके पास इंटरनली जो इम्पोज्ड या रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज रिजर्व है वो उसका बैलेंस गिवन है ओपनिंग, तो ये ओपनिंग इधर आ जाएगा यार 3। देन वी हैव एक्सटर्नली इम्पोज्ड जो कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो एक्सटर्नली इम्पोर्ट जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड का ओपनिंग बैलेंस आ गया गाइज, दिस इज़ 115, तो ये आपके पास ओपनिंग आ गया। एंड देन वी हैव इंडोमेंट फंड 50,
तो ये इंडोमेंट फंड की हेडिंग दी मैंने और ओपनिंग बैलेंस लिख लिया और इन सब का टोटल यहाँ पे भी गिवन है, तो 1715 का टोटल यहाँ पे आ गया। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये ऑलरेडी हेड्स बने हुए हैं। जो हेड्स बने हुए हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, वो ठीक बने हुए हैं नहीं बने हुए। अगर वो ठीक बने हुए हैं तो ठीक है, अगर कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। सो ओपनिंग बैलेंसेस बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करना है। तो लेट्स सी जी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस, सेम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई एज आर एप्लीकेबल टू द रिलेटेड फंड्स आर एज फॉलोज। तो जो भी ऊपर फंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उन पे भी सेम रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ऊपर वाली हैं। ज़रा और करें, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सपोर्टिंग द यंग टैलेंट, यंग टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए कंट्रीब्यूशन है। अब देख लेते हैं यंग टैलेंट वाला फंड कौन सा फंड है। अगर हम देखें तो यंग टैलेंट वाला पहला फंड है विच इज़ इंडोमेंट फंड। अब इंडोमेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, हमने क्या पढ़ा डेफरल मेथड में, ये डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स, ये डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स हैं, ये डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स हैं। ये इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाना, ये लायबिलिटी नहीं बनना। इंडोमेंट फंड की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट नेट एसेट्स में जाएगा। ओके, सो ये मैं लिख दूंगा उधर। कंट्रीब्यूशन फॉर जिम्नेजियम एंड ट्रेनिंग सेंटर, तो एक जिम और एक ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन है। अब क्योंकि इसका एक फंड ऑलरेडी क्रिएटेड है, इस वजह से मैं ये किधर लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यानी कि ये भी डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स आ जाएगा। अदरवाइज हमें पता है कि हमें देखना चाहिए कि यार ये रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंस है, रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, रिलेटेड टू एसेट्स हैं, ये हमें देखना चाहिए। अब क्योंकि उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, एक्सटर्नली इम्पोज फंड वो ऑलरेडी क्रिएट करके बैठा हुआ है, स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता ये जिम को बाय करने का है, ट्रेनिंग को रन करने का है, ट्रेनिंग सेंटर को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इंक्रीज इन नेट एसेट्स में ही ले जाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ तो वो भी फिर ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट इधर ही आ जाएगा। सो ये कंट्रीब्यूशन भी इधर ले जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन, लोन को रीपे करने के कंट्रीब्यूशन, तो हमने क्या पढ़ा था, आप ये देखेंगे कि वो लोन लिया क्यों गया है और उस पर्पस के अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट करेंगे। सो वो कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू रीपे लोन, लोन को रीपे करने का कंट्रीब्यूशन है। ओके, आगे क्या कह रहा है, दैट वाज टेकन टू फंड करंट ईयर एक्सपेंसेस, करंट ईयर फंड एक्सपेंस की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद नेट एसेट्स, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। देन वी हैव अनदर कंट्रीब्यूशन unrestricted है but PCS which is company name itself imposed restrictions that rupees 3 million will be allocated for acquiring franchise in a popular league। अब आपको पता है फ्रेंचाइज ऊपर खरीदने वाला जो इंटरनल फंड है, इंटरनल फंड आपने एक अलहदा से एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है और ये कैसे क्रिएट होता है आप सबको पता है। अदर जो अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स हैं, जो जनरल आपके जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं, सरप्लस जो हैं, वहाँ से अमाउंट उठा के हम लोगों ने लेके जाना है दूसरी तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीधी सी बात है, ये 3 मिलियन हम लोगों को करना ये चाहिए कि हमें अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स को डेबिट कर देना चाहिए। ये लें जी, यहाँ से हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स को डेबिट करेंगे और जो आपका रिस्ट्रिक्टेड, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ से आउट कर लें, यहाँ पे इन कर लें, यानी कि एक जगह से अमाउंट निकालें, थोड़ा सी अमाउंट कम करें और दूसरी तरफ जाके ऐड कर लें, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन से अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, ये अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। इट हैज़ नथिंग टू डू विद आपकी अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन है और अनरिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले जाते हैं। तो हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बना रहे, अभी हमारा कंसर्न क्या चल रहा है, येस यू आर राइट, अभी हमारा कंसर्न चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए नेट एसेट्स में। तो हमें 15 मिल गया, 2 मिल गया, 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस मिल गए यार बच्चों हमें, तो अब हमें क्या करना चाहिए, 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे लिख देने चाहिए ला के। तो वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो इधर आ जाएंगे। सो वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जिम विच वॉज एक्चुअली 2, तो ये जिम की तरफ जो था वो 2 था और 15 था हमारा इंडोमेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, तो ये 15 इधर आ गया। सो वी हैव 17 का टोटल कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों को यहाँ पे लिख देना चाहिए।
ओके। अब इन दोनों को अलग-अलग भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन, एंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस अलग हेड बना लें, ये अलग लाइन बना लें, इट्स टोटली अप टू यू। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन 15 आ गया, देन जिम कंट्रीब्यूशन या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस, ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा आप लोगों का रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, ये अमाउंट आ जाएगी आप लोगों की एग्जैक्टली यहाँ पे। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 15 आ जाएगा और यहाँ पे 2। आप एक कंट्रीब्यूशन का कॉलम लाइन भी बना सकते हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ? दो चीज़ें। अच्छा जी, अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व में से आपने उठा के एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो इसको आप इंटर रिजर्व ट्रांसफ़र बोलेंगे, इंटर फंड ट्रांसफ़र बोलेंगे। तो इंटर फंड ट्रांसफ़र ये लें सर, यहाँ से 3 आप लोगों ने माइनस करना होता है और यहाँ पे 3 आपने ऐड करना होता है। टोटल के कॉलम पे इम्पैक्ट ऑब्वियसली नील है। अब आप लोगों ने ये भी काम कर लिया। सो वी आर डन विद द ओपनिंग बैलेंसेस जो हमें गिवन थे, एंड देन वी आर डन विद द जो हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस में कुछ चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाली थी। इन द सेम वे अगर कंट्रीब्यूशन होता पास्ट एक्सपेंस की वजह से, करंट एक्सपेंसेस की वजह से, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे यहाँ पे जा रहा है ये 8। अगर कंट्रीब्यूशन है अनरिस्ट्रिक्टेड, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर कंट्रीब्यूशन फ्यूचर एक्सपेंस की वजह से होता तो मैं लायबिलिटी बनाता, लायबिलिटी डेफर करता। अगर कंट्रीब्यूशन किसी डेप्रिशिएबल एसेट की वजह से था फिर भी मैं डेफर करता और फिर लायबिलिटी बनाता। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल की वजह से होता तो फिर वो नेट एसेट्स में जाता, उसमें लायबिलिटी बुक नहीं करता। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ। और ये दिस वाज द लेक्चर 1 के कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्या ट्रीटमेंट है अंडर डेफरल मेथड। अब आ जाते हैं बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अब हमारे पास एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कुछ गिवन है। अब एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में यानी कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, उनमें से कुछ एक्सपेंसेस तो चले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसे ये जनरल ऑपरेशंस के एक्सपेंडिचर्स ये तो चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे सर? यस यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई फंड क्रिएट किया हुआ है इन एक्सपेंसेस और उनमें से आपने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, तो फिर वो एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाने चाहिए। तो वो कहाँ पे लेके जाएंगे फिर? ऑब्वियसली ये 68 है, ये आप लोगों को चार्ज करने चाहिए। कहाँ पे चार्ज करने चाहिए? यू आर राइट, दीज शुड बी चार्ज टू जो पर्टिकुलर फंड आपने क्रिएट किया उसी को चार्ज करने चाहिए। तो जिम एंड ट्रेनिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स आपने किए हैं, यूटिलाइज़ किए हैं, वो यूटिलाइज़ कर लिए हैं आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं यूटिलाइजेशन की। तो लें यूटिलाइजेशन है ये, दिस इज़ यूटिलाइजेशन। कितने की यूटिलाइजेशन हुई है? द अमाउंट वाज 68 आई थिंक, यस इट इज़ 68। तो आप लोग ये 68 यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और टोटल के कॉलम में से भी 68 माइनस हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू पोज दिस टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन अगर आपने कोई फंड मेंटेन किया हुआ है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चों? नेक्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स हमारे सामने जो अभी नज़र आ रही हैं वो देख लेते हैं वो क्या है। एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट विद कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ सपोर्टिंग द यंग टैलेंट। यंग टैलेंट जो है ये इंडोमेंट फंड है, ये इंडोमेंट फंड है। अब इंडोमेंट फंड में एक तो कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, दूसरा हो सकता है आप इंटरनली भी कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ अमाउंट्स इंडोमेंट फंड में उठा के ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये एक्सपेंसेस नहीं है, इन्हें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जा सकते। ये तो एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में लेके जाने वाली बात है। तो इसको कहते हैं हम लोग कि ये चेंजेस इन नेट एसेट्स में ही प्रेजेंट होगी, इधर उधर कहीं नहीं जानी। एक से निकालो दूसरी जगह ऐड कर दो। सो वो क्या कह रहे हैं? इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 5 मिलियन फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड टू द रिस्ट्रिक्टेड फंड एनुअली। इसका मतलब ये है कि ये 5 मिलियन भी आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना है। तो ये लेके जाते हैं सर और इन्डोमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ माई फॉर्मेट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ट्रांसफ़र लिखूँगा एंड ये ट्रांसफ़र आ गया आप लोगों के पास। कितनी अमाउंट है जो दैट यू नीड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड से? 5, जो खुद बताई है उसने, आपको खुद ही बताएगा। हो सकता है ये कह दे 20% ऑफ जो सरप्लस आ रहा है वो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, 10% ऑफ सरप्लस, तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस आएगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस। तो 5 इधर लेस करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऑब्वियसली नेट इफेक्ट यहाँ पे 0। तो ये काम भी आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है आप लोगों के पास? इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम का ट्रीटमेंट क्या है? आपको उसके साथ भी देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट इनकम कहाँ से आ रही है, उसका पर्पस क्या है।
So you have to identify the purpose here as well. The investment income of 6 million is externally restricted to be added to the principal amount of resource for the young talent fund to be maintained permanently. आपको पता है young talent fund is an endowment fund, उससे रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आई है और वो आपने प्रिंसिपल्स में ऐड करनी है, जैसे वो ये कह रहा है कि एडेड टू प्रिंसिपल है, तो ये इंक्रीज इन नेट एसेट जाएगी. अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने प्रिंसिपल में ऐड करनी है, तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपकी इनकम बन जाएगी. सो देर आर नो अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम. इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये 6 मिलियन जो इन्वेस्टमेंट इनकम है बच्चों, ये भी यहाँ पे आप ले आएंगे. तो सर यहाँ पे मैं लेके आऊँगा इन्वेस्टमेंट इनकम. तो कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम है हमारे सामने, जो कि आपकी है इस फंड की वजह से, तो अमाउंट इज 6. तो 6 जो है ये यहाँ पे आके आप ऐड कर देंगे और अल्टीमेटली इधर भी ऐड हो जाएगा. सो ये भी अमाउंट आ गई आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इनकम. नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने मेरे बच्चों, लेट्स सी जी, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर इज़ 242 मिलियन. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस जो ड्यूरिंग द ईयर आया वो 242 है. अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और फिर लेके आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे गिवन है तो एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे. सो वी आर गोइंग टू राइट सरप्लस हेयर. तो अब हम लोग यहाँ पे सरप्लस लिखेंगे. तो ये अमाउंट आ गई हमारी सरप्लस की फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द वैल्यू वाज 242. तो ये 242 का सरप्लस है जो कि आप लोग यहाँ पे ले आएंगे. दिस इज़ 242. ओके, सो दिस इज सरप्लस तो आ रहा है. अगर ये डेफिसिट होता, आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते, इनकम कम होती, तो ये अमाउंट लेस हो जाती. तो यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि क्या मेंशन है. सरप्लस इनकम फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सरप्लस गिवन है हमें, तो इसलिए हम लोग ये लेंगे. बट अगर ये डेफिसिट होता, इनकम कम और एक्सपेंस ज़्यादा होते, तो ये माइनस होता 242. बहरहाल अभी ये अमाउंट्स आ रही हैं हमारे सामने, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं. व्हाट वी नीड टू डू इज़, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल करना है. सो लेट्स सी जी कि अब हम लोगों ने टोटल कैसे करना है. तो ये अब हमारे सामने टोटल क्या कॉल आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पे भी सारे के सारे टोटल, और ये आपके बन जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस. जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है दैट वुड बी योर क्लोजिंग बैलेंस. ये है सर. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये अमाउंट 6 आ रही है सर, और ये अमाउंट एग्जैक्टली आ रही है आपके पास 676. ये 76 आ रही है. इस तरह बाकी अमाउंट्स भी कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग कैलकुलेट करके लिख लेते हैं. सो लेट्स सी क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है हमारे पास. लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू गाइज. 1547 आपका अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड्स थे, उसमें प्लस आपने माइनस किया है 3, देन आपने उसमें से 5 माइनस किया, फिर आपने प्लस किया 242 एंड यू हैव 1781. तो 1781 का आपके पास ये बैलेंस आ गया. फिर अब आप लोगों ने क्या किया है, 115 आपका जिम एंड ट्रेनिंग का रिजर्व था, उसमें 2 कंट्रीब्यूशन आया ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से 68 आप यूटिलाइज कर गए एंड 49 इज़ द क्लोजिंग बैलेंस आपके पास. अब हम लोग टोटल कर लेते हैं. टोटल अमाउंट अगर हम लोग देखें तो ये अमाउंट आ रही है हमारे पास 49 प्लस 76, तो ये अमाउंट हमारे पास आ रही है 1912. सर इस तरह हम लोग बनाएंगे अंडर डैफल मेथड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं रीसेंट अटेम्प्ट में विच इज़ स्प्रिंग 2022. उसमें जो क्वेश्चन आया अंडर डैफल मेथड, उसको प्रिपेयर करते हैं. उसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है. उसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करनी है. ऑल दो नेट एसेट्स उसने मांगे नहीं थे, बट क्योंकि आपको मूवमेंट बैलेंस शीट में लेके जानी होती हैं ये क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ऑब्वियसली ये एडलेस आप ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कर रहे होगे. थैंक यू सो मच. अभी के लिए इतना ही. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.